हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार विजुअल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर वीक सैटरडे स्पेशल की क्लास आती है, जिसमें हम अपने आसपास की घटनाओं से रूबरू होते हैं और जीके जीएस के पोर्शन का भी विश्लेषण किया जाता है। तो आज का जो सैटरडे स्पेशल की क्लास है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज नई सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। आप जानते हैं कि लुसेंट की बुक लगभग सभी ने पढ़ रखी होती है, बट उससे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उसको आज हम यहाँ पे देखेंगे। और आपको अगर पसंद आएगा तो ये सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। हम 10 क्वेश्चन हम शामिल करेंगे, जिन्हें हम लेवल फर्स्ट की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा मिलने लगेगा, और आप हर एक 10 क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और इसका बेनिफिट उठाइए। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं और फिर कहूंगा कि आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है या कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें, ताकि हम आपकी बातों को जान पाएँ और उसका समाधान कर पाएँ। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। इससे हम लोग के का जो कार्य है वो सार्थक होता है, और ये आपके एक लाइक से हम लोग को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए, अब इसी के साथ हम नए सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है। आपके पास ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। जल्दी आंसर कीजिए इसको। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जूल। कार्य का मात्रक क्या कहलाता है, क्या होता है? जूल होता है। अब देखिए, वर्क को थोड़ा सा और एक एक ऑप्शन को और देख लेते हैं। ये न्यूटन किसका मात्रक है भाई? ये फोर्स का मात्रक होता है। और वाट आप जानते हैं पावर का मात्रक होता है। और डाइन किसका मात्रक होता है? ये भी फोर्स का ही मात्रक होता है, बट क्या होता है, ये न्यूटन से छोटा यूनिट होता है। क्लियर हो रही बात? चलिए, वर्क को हम इस पिक्चर की मदद से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को पुश करते हुए यहाँ से और यहाँ तक ला रहा है। तो अगर हम कहें कि मान लीजिए ये व्यक्ति गाड़ी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है। 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर गाड़ी को क्या करता है, 4 मीटर तक खिसका देता है। मीन्स 4 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो इस व्यक्ति ने कितना वर्क किया गाड़ी को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में। तो जितना इसने फोर्स लगाया और जितना गाड़ी खिसकाया, मीन्स जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, इस व्यक्ति द्वारा किया गया वर्क कहलाता है। मीन्स 5 × 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 जूल। क्लियर हो रही बात? यानी कि इस व्यक्ति ने कितना वर्क किया होगा, 20 जूल वर्क किया होगा गाड़ी को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। अब देखिए, वर्क के बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। वर्क का देखते हैं कि बहुत जगह जो फॉर्मूला होता है कुछ इस हिसाब से लिखा जाता है। W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। ये देखिए, दोनों फार्मूले एक ही हैं। ठीक है, इसी फार्मूले की मदद से ये चीज़ आया है। आप कहेंगे कि इसमें कॉस थीटा कहाँ गायब हो गया, तो आपको बताते हैं कि पिक्चर को देखिए ध्यान से। देख पा रहे हैं कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, आदमी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो अब मैं कहूँ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे कोई एंगल नहीं बन रहा है, एंगल 0 बन रहा है। तो कॉस 0 की जो वैल्यू होती है ना, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब इस फार्मूले में आप यहाँ पे कॉस 0 की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या क्या बचेगा, एफ एन इंटू एस बचेगा। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, समझ पा रहे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब देख लेते हैं कि कब कब जो वर्क होता है ना, कब कब वर्क 0 होता है और कब वर्क पॉजिटिव कब नेगेटिव। वर्क 3 टाइप के होते हैं, या तो 0 हो सकता है, या तो पॉजिटिव वर्क होगा, या तो नेगेटिव वर्क होगा। देखिए इस पिक्चर में, देखिए आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री से छोटा होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अगर एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है तो वर्क उस समय 0 होगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं।
और यहाँ पे अगर एंगल क्या होता है 90 डिग्री से अधिक होता है तो उस समय वर्क क्या होगा, उस समय वर्क हो जाएगा आपका नेगेटिव, जैसा कि आप इस वाले पिक्चर में देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, वर्क के बारे में पूरा डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का या समय का या प्रकाश का या धारा का। आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, जल्दी इसको टिक कर सकते हैं। तो किसका मात्रक है जल्दी बताइए। तो आंसर होगा क्या चीज़, दूरी का मात्रक है। अब समझ लेते हैं कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। देखिए जब लाइट क्या होता है, जब लाइट एक साल में, ठीक है, 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर, मीन्स एक प्रकाश वर्ष। 1 लाइट ईयर होता कितना है, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 4.96 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब देखिए जो खगोलीय दूरियां होती हैं ना, जैसे किसी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी या सूर्य से किसी ग्रह की दूरी, उनको मेजर करने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। अब इससे बड़ा यूनिट भी होता है, इससे बड़ा जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो क्या होता है, दूरी मेजर करने का, खगोलीय दूरी मेजर करने का जो सबसे बड़ा यूनिट होता है उसे बोलते हैं हम पारसेक। क्या बोलते हैं, पारसेक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे क्या हम बोलते हैं, पारसेक बोलते हैं, जो सबसे लंबी दूरी मेजर करने का यूनिट है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। आपके पास ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार। देखिए एसएससी ने 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा था। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनसे जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं वो सारी की सारी डिस्कस भी किया जा रहा है। तो आप आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान वो क्वांटिटी है जो जड़त्व को शो करती है, जड़त्व के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अब समझ लेते हैं कि जड़त्व होता क्या है। तो देखिए जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। समझ आ रही बात। अब देखिए जैसे इस पिक्चर में देखिए ट्रॉली जो है ये अभी स्थिर है, ये तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि क्या करता है, ये आदमी इस पर फोर्स नहीं लगाता है। समझ पा रहे हैं। जैसे ही ये फोर्स लगाता है तो ये क्या हो जाएगी, मूविंग पोजीशन में हो जाएगी, मतलब गतिशील अवस्था में हो जाएगी। और ये गतिशील अवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक कि इसको रोका नहीं जाता है बाहरी फोर्स के द्वारा। ठीक है, आप कहेंगे कि कुछ देर इस डायरेक्शन में जाने के बाद ये अपने आप रुक जाएगी स्लो होकर। तो ये ऐसा तभी होता है जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होता है, पहिए के नीचे से क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। समझ पा रहे हैं। जब फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है तभी ये धीरे धीरे क्या होता है, कुछ देर के बाद जाके रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो ये कभी नहीं रुकती जब तक कि उस पर कोई आदमी उसको रोकता नहीं। समझ पा रहे हैं। तो ये जड़त्व तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि क्या होता है। अब देखिए और भी चीज़ें देख लेते हैं। अब द्रव्यमान के बारे में हम जानते हैं, जैसा कि आप जान रहे कि जड़त्व का जो माप है वो द्रव्यमान होता है। तो अब द्रव्यमान के बारे में भी हम जान लेते हैं कि द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। समझ पा रहे हैं। सरल भाषा में अगर हम कहें तो द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। क्लियर हो रही बात आपको। अब देखिए जब हम अगर हम कहें जड़त्व और द्रव्यमान में क्या रिलेशन है, ठीक है, जड़त्व और द्रव्यमान में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है तो उस वस्तु की गति का विरोध भी अधिक होगा, मीन्स उसमें जड़त्व भी अधिक होगा। अब जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे दो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो स्टोन है और यहाँ पे जो फुटबॉल है। अगर आप सोचिए खुद, देखिए किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, आप कहेंगे कि स्टोन का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टोन का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। अब जैसे ही कोई किक करता है इस पर, जैसे ही इस पर कोई किक करता है तो ये आप सोचिए कि इस द्रव्यमान अधिक होने के कारण ये ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाएगा, और जबकि द्रव्यमान कम होने के कारण ये क्या है, फुटबॉल ज़्यादा अधिक दूरी तक जाएगा। यानी कि ये जड़त्व का विरोध क्या करेगा, ज़्यादा करता है। समझ पा रहे हैं। इसकी प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है अधिक होती है। ऐसा तभी होता है क्योंकि इसमें
इसका जो द्रव्यमान है वो अधिक है। क्लियर हो रही बात, आपको समझ आया? उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हैं पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में उनसे रिलेटेड यूनिट दे रखे हैं, और इनके साथ सही मैचिंग करना है। आपके पास ऑप्शन यहाँ नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि ये जो यूनिट दे रखी हैं वो है क्या चीज़। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मैक है, ठीक है, मैक क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए मैक एक टाइप का संख्या होता है, जो क्या होता है कि किसी लिक्विड स्टेट में किसी ऑब्जेक्ट की गति को ध्वनि की गति से तुलना करने के लिए हम मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। अब मैक संख्या उस माध्यम में किसी ऑब्जेक्ट की गति और उसी माध्यम में ध्वनि की गति का क्या होता है, रेशियो होता है या अनुपात होता है। अब देखिए मैक संख्या का उपयोग क्या होता है, फाइटर प्लेन या एयरक्राफ्ट को दर्शाने के लिए भी करते हैं। यह बताता है कि एयरक्राफ्ट की गति ध्वनि की गति से कितना गुना ज़्यादा है। क्लियर हो रही बात? चलिए एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो मिग 21 फाइटर प्लेन है, वो उसकी उच्चतम जो गति है ना, मैक्सिमम जो गति है वो क्या है, 2230 किलोमीटर है प्रति घंटा। क्लियर हो रही बात? और ध्वनि की जो गति कितना है, वो 1245 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ से मैक संख्या क्या हो जाएगा, मैक संख्या जानते हैं कि इन दोनों का रेशियो होगा, ठीक है। तो जब हम इस संख्या को इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मिग 21 की गति है वो 1.8 मैक है, यानी ये ध्वनि की गति से 1.8 गुना ज़्यादा है। आई होप अब आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि मैक क्या होता है। आ जाते हैं अपने तरंगदैर्घ्य पे, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, एक सिंह से दूसरे सिंह तक की दूरी या एक गर्त से दूसरे गर्त तक की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किससे मेजर किया जाता है, इसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, या मीटर में मेजर कर सकते हैं, या पिकोमीटर में, या एंगस्ट्रॉम में, जैसा कि आपके ऑप्शन में भी दिख रहा था एंगस्ट्रॉम। अब देखिए एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर -10 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं। अब मैक संख्या आप जान पा रहे हैं कि किससे, ठीक है, उच्च वेग से, समझ पा रहे हैं। मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। और बी का क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। अभी आपने देखा तरंगदैर्घ्य किसको दिखा रहा था, एंगस्ट्रॉन में मेजर किया जाता है। और दाब, सी, दाब किस में मेजर किया जाता है भाई, पास्कल, आप जानते ही हैं 3 नंबर। और ऊर्जा को हम जूल में मेजर करते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 1 का फर्स्ट, बी का सेकेंड। देखिए ये तो हो नहीं सकता, 1 का फर्स्ट यहाँ पे है, 1 का फर्स्ट यहाँ पर भी है। अब बी का सेकेंड, सी का 4, सी का 3। तो ये वाला देखिए यहाँ पे सी का 3 होगा, ये वाला बिल्कुल गलत होगा। हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और मज़ा आया होगा, एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिली होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 कॉलम दे रखे हैं। पहले कॉलम में हमारे पास क्या दे रखा है, यूनिट दे रखा है, इकाइयाँ दे रखी हैं। दूसरे कॉलम में हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हैं। आपको बताना कि कौन सा यूनिट किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसको टिक करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये सारी के सारे क्वांटिटी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धारा के बारे में। धारा क्या होता है, तो धारा होता है कि जो आवेश प्रवाह की दर होता है उसको हम धारा कहते हैं, ठीक है, जिसको हम Q/T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये फार्मूला हम यूज करते हैं जब हमें आवेश और टाइम पता होता है, और धारा का ये भी फार्मूला है, ठीक है। तो दोनों फार्मूला हम यूज करते हैं। इस फार्मूले को हम ओम का लॉ भी कहते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ बोलते हैं, ओम का नियम। तो अब ये देखिए ये आया कहाँ से, जब किसी चालक में क्या होता है, जब किसी चालक में विभवांतर V होता है और इसमें धारा I अगर बह रही है, तो ये ओम कहते हैं कि जो विभवांतर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, V = क्या होता है, RI होता है, जहाँ पे R क्या है आपका रेजिस्टेंस है। इस तरीके से यहाँ पे I क्या आ जाएगा, I = हो जाएगा V/R। समझ पा रहे हैं ये कहाँ से आया, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, एम्पियर। तो करंट को हमेशा, धारा को किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है। मेरे हिसाब से अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, सामर्थ्य के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़, पावर। तो देखिए सामर्थ्य क्या होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है। समझ पा रहे हैं। तो पावर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या जाता है, W/T। ठीक है, इकाई समय में जो वर्क किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर या सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसका जो एसआई यूनिट है वो वाट होता है, या हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड में भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप याद रखिएगा जो शक्ति या सामर्थ्य है उसका कुछ, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाट में 1 वाट होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे कार्य की। तो कार्य को हम देखिए, कार्य को हमने डिस्क्राइब कर रखा था, जो वर्क है उसको हमने डिस्क्राइब कर रखा था कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 में। बहुत अच्छे तरह से आपको चीज़ें वहाँ से पता होंगी। चलिए अब विभवांतर को समझ लेते हैं। विभवांतर होता क्या है कि एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब मान लीजिए कि अगर पॉइंट ए पर जो हमारा वोल्ट है वो क्या है, वोल्टेज है वो क्या है, V1 है, और पॉइंट बी पे जो वोल्टेज है वो क्या है, आपका V2 है। तो V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। यही कहलाएगा आपका विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब इसका जो एसआई यूनिट है देखिए क्या है, वोल्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको ये चीज़ें पूछा जाता है। और अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ वोल्ट भी दे रखा है, तो आपको याद रखना है विभवांतर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वोल्ट होता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, ऊष्मा के बारे में। देखिए अब हम बात करेंगे हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा एक टाइप का क्या है, ऊष्मा एक टाइप का ऊर्जा होता है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापमांतर के कारण स्थानांतरित होता है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है। अब देखिए ऊष्मा का जो, हीट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल, याद रखिएगा आप, जूल होता है। और इसको हम किससे मेजर करते हैं, कैलोरी से भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो जूल या कैलोरी हम बोल सकते हैं। वो जो हीट होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या क्या होती है, जूल या कैलोरी होती है। अब आप याद रखेंगे कि एक कैलोरी कितना होता है। ठीक है, एक कैलोरी होता है, ठीक है, एक कैलोरी होता है आपका 4.186 जूल। क्लियर हो रही है आपको बात। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। चलिए क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि ए नंबर जो है वो लिखा है जूल। ठीक है, तो देखिए जूल भाई कौन सी क्वांटिटी को हम जूल में मेजर करते हैं। तो अभी आपने देखा कि जूल किस में मेजर किया किसको मेजर किया जाता है, जो ऊष्मा होता है। ठीक है, ऊष्मा को हम किस में मेजर करते हैं, जूल और कैलोरी में। किस में, जूल और कैलोरी में। तो आप एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए। और आपने अभी देखा और कि कार्य जो है, ठीक है, वर्क को भी हम किस में मेजर करते हैं, वर्क को भी हम जूल में ही मेजर करते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ऊष्मा और कार्य दोनों राशियों को जूल में मेजर किया जाता है। ठीक है, जबकि ऊष्मा को आप जान गए कि कैलोरी में भी मेजर करते हैं। आपसे क्वेश्चन से पूछ सकता है कि कौन सा जो इकाई है, यूनिट है, वो ऊष्मा और कार्य दोनों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दोनों को मेजर किया जाता है। तो जूल है, जो हम क्या करते हैं कि ऊष्मा और कार्य दोनों के लिए यूज करते हैं। अब देखिए आ जाते हैं, तो इस तरह से हम इसमें अभी क्या देखेंगे, ऑप्शन में देखकर बताइए कि यहाँ पे जूल दे रखा है और कैलोरी दे रखा है, तो दोनों यानी कि ये अलग अलग हैं। ठीक है, इस जूल को क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, कि किसको लिए, ये कार्य के लिए हम यूज करेंगे, और कैलोरी को किसके लिए हम यूज करेंगे, ऊष्मा के लिए। तो आपसे यहाँ से दो चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि क्या मैच हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ए नंबर है वो हम वर्क को ले लेते हैं, कार्य को, यानी कि 3 को दिखाएगा। और हमारे पास जो कैलोरी है ई नंबर, ठीक है, ई नंबर है वो किसको दिखाएगा, ऊष्मा को 5 नंबर को दिखाएगा। समझ पा रहे हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, ए का क्या हो जाएगा 3 और ई का क्या हो जाएगा 5। देख लीजिए यहाँ से इमेज कर लीजिए कि ए का 3 इसमें और ई का 5 दिखाई दे रहा है आपको।
और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं कि ए का 3 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है, जबकि ई का 5, ए का 5, ए का 5 दिख रहा है, लेकिन ए का 3 कोई नहीं दिख रहा है। बाकी भी मैच कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब बी वाला देख लीजिए, बी का क्या है, एम्पियर। एम्पियर आपने देखा कि इसमें कौन सी राशि को एम्पियर में हम मेजर करते हैं, तो आपने देखा धारा है, ठीक है, 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। वोल्ट का क्या हो जाएगा, सॉरी वाट, वाट का देख लीजिए, सी वाला देख लीजिए। तो पावर को हम किस में मेजर करते हैं, सामर्थ्य या पावर, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। और बचा क्या चीज़ आपका डी, डी क्या हो जाएगा आपका, बोल्ट। बोल्ट क्या होता है भाई, कौन सी क्वांटिटी को हम बोल्ट में मेजर करते हैं, तो विभवांतर आपका 4 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैच कर लीजिए, आपका सारा का मैच हो रहा है, ए का 3 और बी का 1, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा 4 और ई का 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। पहले कॉलम में राशियाँ दे रखी हैं, भौतिक राशियाँ, दूसरे में इनकी इकाइयाँ दे रखी हैं, यूनिट दे रखा है। तो अब तो आपका जवाब बिल्कुल जल्दी आना चाहिए, ठीक है। एक और देखिए त्वरण, त्वरण जानते हैं कि सभी इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये कौन सा हो जाएगा, नंबर 4। और बी वाला देखिए क्या दे रखा है, बल। भाई इतना आसान क्वेश्चन आप तो अब आसानी से कर पाएंगे, न्यूटन होता है 3 नंबर। सी देखिए वर्क, सी वर्क, अब इतनी बार वर्क आ चुका है, आपको तो याद हो चुका होगा कि जूल, ठीक है, तो जूल कौन सा है, फर्स्ट नंबर। और डी क्या बचा आपका, आवेग, तो उसका एक ही नंबर बचा हमारे पास, न्यूटन सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये चीज़ें मैच कर रही हैं, ए का 4, बी का 3, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला 4 वाला। तो आपका सही आंसर क्या होगा, लास्ट ऑप्शंस। उम्मीद करता हूँ कि आप कर पाए होंगे आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, ठीक है। देखिए क्या नहीं है, पहला ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमाह और प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आप सारे ऑप्शन को तो छोड़ दिए, लेकिन आप प्रकाश वर्ष के तो बारे में जानते हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश वर्ष तो दूरी को बताता है, ठीक है। दूरी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। तो बाकी क्या होगा, कह रहा है कि समय का मात्रक क्या नहीं है, तो आप जान पाए क्या नहीं है, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आसान क्वेश्चन आप कर पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारसेक इकाई है, किसका इकाई है, दूरी की, समय की, चमक, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की। तो इसका आंसर देने में आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप पारसेक के बारे में पहले ही देख चुके हैं। तो क्या होगा, दूरी की ये इकाई है, खगोलीय दूरी की जो सबसे लंबी इकाई है वो पारसेक ही होता है, ठीक है। तो 1 पारसेक किसके बराबर होता है, 1 पारसेक बराबर होता है भाई किसके बराबर, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। या तो हम कह सकते हैं कि किसके बराबर होता है, 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहला ऑप्शन देख रहा है डेसिबल, कर रहा है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। जी बिल्कुल सही बात है, ध्वनि की तीव्रता हम डेसिबल में मेजर करते हैं। अश्व शक्ति कह रहा है कि शक्ति की इकाई है, ठीक है। तो अश्व शक्ति पावर की इकाई है। आपने देखा कि जो पावर होता है वो किस में मेजर किया जाता है, वाट में मेजर किया जाता है, या तो हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है, ठीक है। हॉर्स पावर जो एक बड़ी यूनिट है। आरी बात नहीं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। समुद्री संचार, समुद्री मील है, कह रहा है कि नौ संचालन में दूरी की इकाई है। जी बिल्कुल ये भी सही बात है। जब हम नौ संचालन करते हैं तो वहाँ पे जो दूरियां मेजर की जाती है वो समुद्री मील में मेजर की जाती है। अब आते हैं लास्ट पे, करा कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप हीट के बारे में तो पढ़ रखे हैं। हीट की जो इकाई होती है या तो जूल होती है या तो क्या होती है, कैलोरी होती है। आप जैसा कि पीछे देख चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे करा कि भाई सेल्सियस होगा, तो आप बताएंगे सेल्सियस होगा। सेल्सियस नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये वाला मैचिंग गलत दे रखा है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर की जो इकाई होती है वो सेल्सियस में हम मेजर करते हैं या फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। समझ आ रही बात।
तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। क्लियर हो रही बात। यानी कि इसमें हमको करना क्या था, सुमेलित मैचिंग जो नहीं करना था उसको टिक करना था। तो कौन सा मैचिंग नहीं कर रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन मैच नहीं करना है, कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ल्यूमेन किसका मात्रक है। आपके पास ऑप्शन ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप ज्योति तीव्रता के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा। ठीक है, ज्योति फ्लक्स, तो यही सही आंसर है। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या है, ल्यूमेन है। अब देखते हैं ज्योति फ्लक्स होता क्या चीज़ है। देखिए, तो ज्योति फ्लक्स की एक ऐसी राशि है जो किसी प्रकाश स्रोत की कुल चमक को उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करती है। ज्योति फ्लक्स को एक स्विच मात्रक ल्यूमेन में व्यक्त किया जाता है। तो इसका एसआई जो यूनिट होता है ज्योति फ्लक्स का, वो क्या होता है, आपका ल्यूमेन होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाए होंगे। कैसी रही आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि इन 10 क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाए होंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।